विधि निर्माण की प्रक्रिया कल हम लोग देख रहे थे और उसमें देख रहे थे कि 4 प्रकार के विधेयक होते हैं और 4 प्रकार के विधेयक जो हैं उसमें से एक देखे थे धन विधेयक के बारे में, एक देखे थे वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। 2 प्रकार के जो विधेयक हैं, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक, दोनों विधेयक ना एक प्रकार के हैं, एक ही प्रकार के हैं, ठीक है। जब तक वित्त विधेयक 2 प्रकार के हमने बताया है ना, कल पढ़े कि 2 प्रकार के हैं, लेकिन जब तक ना उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है प्रश्न में आपके कि वित्त विधेयक 117 नंबर का एक, ठीक है, या पहले क्रमांक पहला नंबर का वित्त विधेयक, 2 वित्त विधेयक होते हैं, क्रमांक 1 और क्रमांक 2। तो पहला जो वित्त विधेयक है वो मनी बिल की तरह प्रस्तुत होता है, ठीक है, और दूसरा जो है वो वास्तव में वित्त विधेयक है, वही वित्त विधेयक है, ठीक है। तो जब परीक्षा में जब पूछेगा कि वित्त विधेयक के बारे में और स्पष्ट नहीं किया है कि वो किस आर्टिकल के तहत है, ठीक, तो आपको लेना है उसको साधारण विधेयक की तरह। मतलब ये वित्त विधेयक जो है वो कौन है, साधारण विधेयक की तरह, ठीक है। लेकिन जब आपसे पूछेगा कि वित्त विधेयक क्रमांक 1 या 117 नंबर का आर्टिकल में जो वर्णित है ना, 117 का 1, वो वाला जो वित्त विधेयक है उसके बारे में पूछेगा, स्पष्ट कर देगा वहां पे, तब आप लोगों को उसमें उत्तर ढूंढना है। तो वो मनी बिल की तरह प्रस्तुत होगा, लेकिन उसके पश्चात पूरा जो उसका प्रक्रिया है वो सेम टू सेम रहेगा जैसे एक साधारण विधेयक रहता है या एक वित्त विधेयक रहता है, ठीक है। मतलब नाम मात्र का वित्त विधेयक बना दिया गया है 117 का 1 को, जिसको वित्त विधेयक क्रमांक 1 बोल रहे हैं, ठीक है, नाम मात्र का वित्त विधेयक। और पहले राष्ट्रपति के पूर्व में प्रस्तुत होगा जरूर, लेकिन उसके लिए भी क्या होगा, ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है, ज्वाइंट सेशन होगा पहले नंबर के वित्त विधेयक के लिए। लेकिन जो दूसरा वित्त विधेयक है उसके लिए, जो असली में है, जो वास्तव वाला है, उसके लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, मतलब राष्ट्रपति के पास पहले नहीं जाएगा वो, और संयुक्त अधिवेशन तो उसके लिए भी होगा ही होगा। तो साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के लिए बुलाया जा सकता है ज्वाइंट सेशन। मनी बिल और जो अमेंडमेंट बिल है कॉन्स्टिट्यूशनल, वो दोनों के लिए ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। मतलब मनी बिल में हमने देखा कि ज्वाइंट सेशन की कोई संभावना नहीं है। मनी बिल ना एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, वास्तव में मनी बिल चर्चा का विषय है। और चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से जैसे लिख दिया, ठीक, एक तो राष्ट्रपति का जो पावर है उसको आपको समझना पड़ेगा कि राष्ट्रपति का पावर वास्तव में क्या है। कि राष्ट्रपति एक विधेयक को, जो वीटो पावर था, हमने पढ़ा था कि एक बिल को जो है वो या तो रोक सकता है, या तो स्वीकृति दे सकता है, या तो रोक सकता है, या तो रिकंसिडरेशन पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर हमने एक पढ़ा था, 200 नंबर 200 पढ़ा था। तो 200 में राज्यपाल की शक्ति पढ़ी थी कि राज्यपाल जो है वो विधायिका के द्वारा जो बना है, लेजिस्लेटिव के द्वारा जो भी पास होके आ रहा है विधानसभा से, उसको क्या कर सकता है, रिजर्व कर सकता है, किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। तो जो राज्यपाल की जो शक्ति है, वहां पे भी 200 और 201 में जो बोला गया है कि राज्यपाल के पास शक्ति है, वो मनी बिल को भी रोक सकता है, मनी बिल को भी रोक सकता है। और अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि मनी बिल तो पारित होना ही होना है एकदम 100%, यही पढ़ते हैं ना अभी तक। अब पिछले साल क्या हुआ कि पिछले साल तमिलनाडु और केरल, स्टालिन सरकार है ना तमिलनाडु में, तो वहां पे क्या हुआ कि वहां पे राज्यपाल क्या होता है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल, राष्ट्रपति भेजा रहता है उसको, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि कौन है, राज्यपाल, गवर्नर, गवर्नर। तो विधानसभा जो है, वहां पे देखिए कि विधानसभा इसको भी कैंसिल करते, केरल विधानसभा है या तमिलनाडु है, दोनों में बीजेपी की सरकार है क्या, नहीं है। मतलब बीजेपी इसमें सरकार में नहीं है, दोनों जगह पे नहीं है, ठीक है, सरकार। अब जब बीजेपी की सरकार नहीं है तो यहाँ पे जो भी अपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी है, उसने कोई भी विधेयक जो है वो प्रस्तुत किया, बिल प्रस्तुत किया, और बिल को जो है वो भेजा विधानसभा से, अप्रूव मिल चुका है ना, विधानसभा से मिल चुका है। उसके बाद ये किसके पास जाता है, गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास।
राज्यपाल के पास हमने देखा कि 200 नंबर आर्टिकल के तहत इसके पास एक शक्ति है कि वो राष्ट्रपति के लिए विधेयक को क्या कर सकता है, रिजर्व कर सकता है। ठीक, मतलब रोक के रख सकता है। जब ये रोक के रखेगा तो संविधान में ना समय सीमा कोई तय नहीं हुआ है। समय सीमा संविधान में स्पष्ट है ही नहीं कि कितने समय तक रोकेगा। जैसे हमने राज्यसभा के लिए क्या पढ़ा कि कोई भी मनी बिल जो है राज्यसभा में जाएगा तो 14 दिन के पश्चात बिल पारित होना तय है एकदम। वो पारित करे चाहे मत करे, वो अपने आप पास हो जाएगा। ये हमने देखा। उससे पहले हमने क्या देखा कि कोई भी विधेयक जो है वो 6 महीने तक अगर वो लंबित पेंडिंग में पड़ जाता है, 6 माह तक पेंडिंग है, तो भी वो क्या होने वाला है, वो समाप्त हो जाने वाला है, लैप्स हो जाएगा, जो साधारण विधेयक है कि नहीं। लेकिन यहाँ मनी बिल के लिए कोई समय सीमा नहीं है। मनी बिल को पास होना बहुत जरूरी है क्योंकि वो अपने राज्य के विधानसभा से पारित हो चुका है और राज्य का विधानसभा ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे बोला कि राज्यपाल रोक के रख दिया। जब राज्यपाल जो है लास्ट में साइन नहीं करेगा तो ये बिल बनेगा, एक्ट बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो इसी प्रकार के बहुत सारे जो विधेयक हैं, बहुत सारे केरल के, पंजाब के, अलग अलग ऐसे राज्य जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है तो राज्यपाल तो साइन कर देगा, रोक के क्यों रखेगा। रोक के रखेगा तो उसको तुरंत हटा देंगे दूसरे दिन, है कि नहीं। तो जिस जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पे विधेयक पारित मत होकर के राज्यपाल लोग रोक रोक के रखते गए, रोक के रखते गए। अब ये मामला केंद्र सरकार जो है और सुप्रीम कोर्ट में चला गया। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास ये चला गया मामला। अब एक शक्ति हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति जो है उनके फैसलों पे न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, है कि नहीं। राष्ट्रपति की जो भी पावर है उसमें न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होने वाला है। एक ये पावर पढ़ते हैं हम लोग। और अगला हम लोग क्या देख रहे हैं कि मनी बिल को मान लीजिए राष्ट्रपति रोक के रख लिया, रोक लिया, है ना। तो न्यायालय में चले जाएंगे लोग कि इसको क्यों रोक के रखे हैं। और न्यायालय क्या बोल रही है, तो न्यायालय इस मामले में अभी तक जो है वो फैसला पूरा नहीं सुनाई है। आप लोग कभी गूगल करना, उसमें देखना कि कोई भी धन विधेयक जो है या मनी बिल जो है ना, राष्ट्रपति अगर उसको रोक लेता है तो क्या होता है। तो आपको पूरा जो डिटेल है केरल का, तमिलनाडु का, पंजाब का जो भी चल रहा है मामला, जो पेंडिंग में पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में भी, अभी सुप्रीम कोर्ट उसको व्याख्या नहीं कर पाया है अभी भी, तो वो समझ आएगा। तो मनी बिल गूगल में जब केवल सर्च करोगे, देखो संविधान का जो बुक है उसमें मनी बिल दिया है। संविधान का बुक मतलब समझ रहे हो ना, बेयर एक्ट, जो एक्ट मूल संविधान है। तो मूल संविधान में स्पष्ट कर दिया है मनी बिल के बारे में, लेकिन पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं किया है कि राष्ट्रपति अगर रोक के रखता है उसके बाद क्या होगा। रोक के रख सकता है ये यहां तक है, लेकिन रोक के रखेगा उसके बाद क्या होगा। ठीक है, लक्ष्मीकांत के बुक में भी इतना ही दिया है, लक्ष्मीकांत के बुक में भी सेम इतना ही दिया है। आप लोग जब गूगल करोगे तो गूगल में क्या बताता है कि राष्ट्रपति उसको रोक के रख लेगा, ठीक, और उसके बाद मनी बिल हो जाएगा अस्वीकृत, मतलब समाप्त। पुनर्विचार के लिए ये संविधान में जो है ना स्पष्ट यही किया गया है कि वो पुनर्विचार के लिए ना वापस उसके पास नहीं भेजेंगे कि एक बार फिर से देखिए करके, ठीक है। लेकिन रोकने के लिए वो रोक सकता है उसको। हाँ, मतलब पहली बार नहीं, पहली बार तो स्वीकृति लेते हैं, है ना। स्वीकृति देने के बाद लोकसभा में पहुंचा, लोकसभा से कहां पहुंचा, राज्यसभा। अब आएगा राष्ट्रपति के पास, अप्रूव, उस अब लास्ट साइन कर दो भाई, अप्रूव तो पहले कर दियो, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है अब वहां पे मनी बिल को रोक सकता है। हाँ, वही मैं बता रहा था, आप लेट से आए, उसी को मैं बता रहा था कि यहाँ पे पॉकेट वीटो वाला जो चीज है ना, कि अभी तक वो रोक के रख सकता है, रोक के रख सकता है। लेकिन हम जब उसका उत्तर बनाने वाले हैं तो वहां पे पॉकेट वीटो का मनी बिल में इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। संविधान में मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अभी तक मनी बिल संबंधित चीजों को स्पष्ट नहीं किया गया है, इसकी व्याख्या जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं किया गया है। अगर राष्ट्रपति रोक के रख लेता है या राज्यपाल रोक के रख लेता है तो आगे क्या होगा, आगे जो क्या होगा उसकी चर्चा अभी भी संविधान में कोर्ट में चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हर बार व्याख्या कर दी है। तो इसको आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हो, लेकिन जो फैसले आ रहे हैं उसको
आप लोग अगर गूगल में सर्च करते हो कि मनी बिल को राष्ट्रपति या राज्यपाल रोकेगा तो क्या होगा, तो गूगल में स्पष्ट बता दिया है कि वो अस्वीकृत हो जाएगा। लेकिन अस्वीकृत मनी बिल नहीं हो सकता, ठीक है? मनी बिल अस्वीकृत नहीं हो सकता, क्योंकि जहां पे जिस रूलिंग पार्टी जो होती है वही पार्टी के मेंबर होते हैं, वही लोग उसको लोकसभा में लाएंगे और वहीं से वो पारित हो जाता है, पास हो जाता है। तो जब सरकार जिसकी है उससे मनी बिल पास होके पहुंच गया आगे, तो राष्ट्रपति के पास एक बाध्यता है, क्योंकि बाकी विधेयक में भी हम देखे हैं बाध्यता। मनी बिल को वो क्या कर सकता है, वापस लौटा सकता है, या किसी भी विधेयक को वापस लौटा सकता है, पढ़े थे ना? मनी बिल को नहीं लौटा सकता, बाकी विधेयक को लौटा सकता है पुनर्विचार के लिए। लेकिन जब वापस से बिना संशोधन के भी उसके पास पहुंचता है, बिना संशोधन के सेम टू सेम वही फिर पहुंच जाता है, तो क्या होता है, राष्ट्रपति की बाध्यता हो जाती है कि अब उसको क्या करना है, साइन करना अनिवार्य है। आ गया समझ? तो मनी बिल संबंधित चीजों को बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अभी मनी बिल रोक सकता है राष्ट्रपति, राज्यपाल भी मनी बिल को रोक सकता है। रोकने के बाद की क्या स्थिति होती है, जो प्रश्न आएगा ये दिमाग पे कि अगर रोक लेता है तो सर तो बिल तो बनेगा नहीं, है ना, एक्ट नहीं बनेगा। तो वो वाली स्थिति पे चर्चा सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है, वो चर्चा चली रही है, वो चर्चा चल रही है। और उसके अगेंस्ट में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक जज वकील हैं हरीश साल्वे। हरीश साल्वे का नाम सुने हो आप लोग? हरीश साल्वे ना एक फेमस वकील है, मतलब देश के जो सबसे बड़े वकील है ना 4-5, उनमें हरीश साल्वे का नाम आता है। और बड़े-बड़े जो फैसले होते हैं, चाहे विदेश में कुछ, एक बार क्या हुआ था कि वो कुलदीप कुलदीप जाधव वाला केस हुआ था, याद है क्या किसी को? हाँ, एक एक व्यक्ति को जो है पाकिस्तान जेल में बहुत समय से बंद रखे थे, और उस जासूसी का वो आरोप लगाए थे उसके ऊपर, याद आ रहा है? और उसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसको उस पे फैसला ले रही थी। तो हरीश साल्वे ही थे जो उसके पक्ष में केस लड़ रहे थे, ठीक है? तो ये वाला मामला, इसके लिए ना आप ज्यादा मत सोचना कि रोक के रखेगा तो क्या होगा। स्पष्ट ये है अब तक कि मनी बिल को एक्ट बनना अनिवार्य है, बस ये ध्यान रखना। मनी बिल हर हाल में एक्ट बनेगा। रोक के रखेगा वाला चीज आता भी है तो भी आप लोगों को लिखना है कि मनी बिल जो है बनेगा, ठीक है? आगे बढ़े। इसको और मैं जो केस चल रहे हैं उसी को अगर दिखाऊंगा ना तो आप लोगों को समझ आ जाएगा एक बार। तो इसको मैं देखते हैं पहले, क्लास के बाद फिर गूगल कर लेंगे यहीं पे, फिर देख लेंगे, ठीक है? अब इसके पश्चात क्या है, एक है संविधान संशोधन बिल। संविधान संशोधन बिल मनी बिल के लिए नहीं है, ऐसा उसका कोई समय सीमा नहीं है, बिल्कुल समय सीमा नहीं, यही तो बता रहा था ना मैं इतने समय तक। राज्यसभा साधारण विधेयक मनी बिल को रोक सकती है 14 दिन तक। साधारण जो विधेयक होते हैं उसको राष्ट्रपति 6 माह तक रोक सकता है ना? लैप्स हो जाएगा उसके बाद, पॉकेट वीटो वाला जो चीज बता रहे थे जब पढ़े थे इससे पहले। लेकिन मनी बिल के लिए स्पष्ट रूप से कोई अभी तक कानून नहीं बना है, सुप्रीम कोर्ट का कोई गाइडलाइन नहीं आए हैं। और मैं फिर बता रहा हूं कि न्यायालय में राष्ट्रपति के जो फैसले होते हैं वो हस्तक्षेप नहीं किए जा सकते उसके ऊपर। राष्ट्रपति कोई फैसला सुना दिया तो उसके ऊपर न्यायालय जो है ना किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, ये ध्यान रखना। क्योंकि वो राष्ट्रपति सबसे बड़े पद में है और गरिमामय पद में है। संविधान संशोधन विधेयक में क्या होगा, लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। इसमें केवल और केवल लोकसभा जब पारित कर दी है ना, संविधान में संशोधन का मतलब समझ गया ना? संविधान में जितनी चीजें वर्णित हैं, लिखी गई हैं पहले से, उसमें क्या करना है, संशोधन करना है, अमेंडमेंट करना है। या तो उसको एक्स्ट्रा कोई नया शब्द जोड़ना है उसमें, या तो वहां से कुछ शब्दों को क्या करना है, हटाना है। हमने पढ़ा था केशवानंद भारती के बारे में थोड़ा सा, और मैंने बताया था कि केशवानंद भारती क्या बोल दिए हैं, क्या बोल दिए हैं? क्या बोले बताओ आप? हम्म मतलब संविधान में संशोधन हो सकता है किसी भी भाग में, है ना? लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर शब्द एक नया जोड़ दिए कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन मूल ढांचे को भी वहां पे स्पष्ट नहीं किया कि मूल ढांचा क्या होगा। लेकिन आगे जो केस आया एक मिनर्वा मिल्स वाला 1980 में,
वहां पे मूल ढांचा क्या बोला कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो मूल ढांचे में आ गए, ठीक है, या प्रस्तावना जो है वो मूल ढांचे में आ गया, तो उसमें परिवर्तन आप मत कीजिए और बाकी चीजें जो बची हैं उसमें परिवर्तन धीरे धीरे कर लीजिए, ठीक है। तो संविधान जो संशोधन है उसके लिए क्या है कि संशोधन के लिए एक बिल लाया जाएगा लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, और वहां पे संविधान संशोधन जो बिल है इसी के लिए ये है कि ये विशेष बहुमत से पारित होता है, विशेष मतलब स्पेशल मेजोरिटी चाहिए इसके लिए, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 50% मेजोरिटी के बाद पारित हो जाएगा, साधारण विधेयक में पढ़े थे ना, लेकिन अब क्या होगा, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए संशोधन के लिए। और स्पेशल जो मेजोरिटी है वो ना करीब करीब 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, मतलब संविधान में संशोधन के लिए जो जरूरत है वो 3 प्रकार के होते हैं। इसको हम लोग संविधान संशोधन 368 आर्टिकल जब पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से पढ़ेंगे। एक होता है 2/3 मेजोरिटी, जितना टोटल है उसका 2/3 होता है। एक होता है जितने लोग उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं, जितने लोग वहां पे हैं, टोटल संख्या नहीं बोल रहे हैं, जितने वहां पे हैं और मतदान कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो है वो टू टू थर्ड उनका, मतलब वो 2/3 होने चाहिए उपस्थित मतदान, और वो पारित होना चाहिए 3/4 बहुमत से। कितने से? 3/4 बहुमत से पारित होने चाहिए। इसको भी आगे पढ़ेंगे। और एक है 2/3 मतलब विशेष बहुमत, और आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति से, मतलब संसद की कितने 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, और बाकी आधे राज्य जितने देश में हैं राज्य, उनमें से आधे राज्य अप्रूव कर दे, ठीक है, तो वहां पे संविधान संशोधन होगा। और संविधान संशोधन में इनको बांट भी दिया कि ये नंबर के आर्टिकल, ये नंबर के भाग विशेष बहुमत से होंगे 2/3 से, ये नंबर के भाग जो हैं वो राज्यों की स्वीकृति भी चाहिए, तो उसमें बांट दिया है, ठीक है। तो संविधान संशोधन विधेयक के लिए स्पष्ट ये है कि लोकसभा ने उसको पारित कर दिया या राज्यसभा ने पारित कर दिया 2/3 मेजोरिटी से, विशेष बहुमत से, अलग अलग प्रकृति के हिसाब से, मैं अभी बता रहा हूं, है ना। तो वो पारित किया, दूसरे में गया, दूसरा भी सेम वही पारित करेगा, उसी प्रकार से पास करेगा, और राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति के पास यहाँ पे क्या है कि ये ना मनी बिल को लेके हमने बताया कि रोक के रख सकता है या सहमति दे सकता है, रिकंसिडरेशन की संभावना नहीं है, वहां पे 0 है। संविधान संशोधन में क्या है, स्वीकृति देगा, केवल केवल स्वीकृति देगा, रोक के भी नहीं रख सकता है, पुनर्विचार के लिए भी वापस नहीं कर सकता है। आ गया समझ? 2 प्रकार के वित्त विधेयक होते हैं, हमने देखा था। एक प्रकार का वित्त विधेयक जो एक प्रकार का है वो क्या है, मनी बिल की तरह प्रस्तुत होगा, लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा, लेकिन यहां के बाद अब वो साधारण विधेयक की तरह कार्य करेगा। पहला पॉइंट, लोकसभा की तरह प्रस्तुत होगा, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से प्रस्तुत होगा, है ना, और उसके बाद वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, साधारण विधेयक। तो साधारण विधेयक जो है वो अब कैसे होता है, लोकसभा राज्यसभा अगर दोनों नहीं मानते हैं, आपस में सहमत नहीं होते हैं, तो क्या होगा, संयुक्त सेशन बुलाएंगे, तो सेम फिर वही होगा। तो आप जैसे बताया कि नाम मात्र का मनी बिल है, तो ये पहला वाला क्या है, नाम मात्र का मनी बिल है। अब इसमें स्पष्ट लिखा है देखो कि राज्यसभा इसमें संशोधन एवं खारिज कर सकता है, राज्यसभा संशोधित कर सकता है, बोल सकता है कि इसको क्या करो, अमेंडमेंट करो, इसमें हम स्वीकार नहीं करेंगे, या तो इसको क्या करेगा, डिसअप्रूव कर देगा, ठीक। और जैसे उसको डिसअप्रूव किया तो यहाँ तो राष्ट्रपति क्या करेगी, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति बुलाता है ज्वाइंट सेशन, अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, ज्वाइंट सेशन बुलाएगा, या तो नहीं बुलाएगा, या तो बुलाएगा, या तो इसको एक्ट को यहीं पे क्या मान लिया गया, समाप्त। तो हर बार ना ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाते हैं, इसीलिए देश में अभी तक कितनी बार बुलाए गए, केवल 3 बार। और ऐसे में रिजेक्ट तो बहुत बार हुए होंगे ये केस, है ना, इस प्रकार के केस। तो जब केस रिजेक्ट हो जाता है ना, फिर ज्वाइंट सेशन राष्ट्रपति का एक विशेषाधिकार है, बुलाए के नहीं बुलाए, तो वो मंत्री परिषद उसको बोलेगा कि हाँ ठीक है, बुला लो, ये वाला एक्ट जो है बनना बहुत जरूरी है,
एक बार एक साथ बैठाओ, सबको एक साथ बैठा के चाय नाश्ता वगैरह खिलाओ, है ना? और उसके बाद बात करेंगे, बैठक होगा तो चर्चा होगा तो बातचीत में समाधान निकलेगा। तो यहाँ पे ये वाला चीज जो है स्पष्ट समझ आया कि नहीं आप लोगों को? संयुक्त बैठक, इसके पश्चात ये भी हम लोग पढ़ लिए, फिर देख लो इसमें पढ़े हैं उसको फिर एक बार कि संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति इस विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। ये भी पढ़े हैं अपन लोग कि राष्ट्रपति के पास शक्ति स्वीकृति बस दे सकता है, लौटा नहीं सकता है, वापस नहीं कर सकता है उसको पुनर्विचार के लिए, और रोक के भी नहीं रख सकता। तो यहाँ पे राष्ट्रपति जो है बाध्य है। यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल 366 जो लिखा हुआ है इसको आप लोग करेक्ट करना, 368 है, ये 368 है, वही बस करेक्ट कर लेना, क्योंकि संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल के तहत होता है? 368 के तहत होता है। अब देखो आगे इसमें लिखा हुआ है 368 में उल्लेखित विषयों के संबंध में जो अमेंडमेंट दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों के अनुमोदन या अप्रूव्ड करेगा, है ना, अनुमोदन मतलब द्वारा किया जाता है। जो मैं बता रहा था कि 368 में जितने भी आर्टिकल हैं या जितने भाग हैं सबके बारे में संशोधन करने के बारे में बोला है, ठीक है, लेकिन वो सभी को समान रूप से नहीं देख रहा है। वो कुछ में जो संविधान संशोधन होंगे वो सामान्य बहुमत से होंगे, कुछ में विशेष बहुमत से होंगे, और कुछ में विशेष बहुमत और आधे राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो उसको ना अभी कैटेगराइज हम लोग करके नहीं पढ़ रहे हैं कि कहाँ पे जो है साधारण विधेयक से सामान्य तरीके से हो जाएगा, कहाँ पे विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी, और कहाँ पे राज्यों की भी अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो राज्य से जुड़े हुए मामले होंगे जिनमें संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें आधे राज्यों की स्वीकृति की जरूरत पड़ेगी। सिंपल सा यही है ना कि जहां पे राज्य का हित का टकराव हो रहा है वहां पे राज्य की आवश्यकता पड़ेगी, और जहां पे राज्य से कोई लेना देना है ही नहीं वहां पे राज्य की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो वो दोनों सदन से ही पारित हो जाएगा विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत मतलब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि 3 प्रकार का वो भी होता है विशेष बहुमत। तो अब यहाँ पे क्या बोला, लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अस्वीकार कर देने पर विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। ये अब इसका मुख्य पॉइंट है। यहाँ पे संविधान संशोधन विधेयक के लिए आप लोग ज्वाइंट सेशन बुलाओगे क्या? यहाँ पे ज्वाइंट सेशन आप लोग नहीं बुला सकते हो, और केवल अगर राज्यसभा यहाँ पे इसको मना कर दिया, अस्वीकृत कर दिया, तो फिर ये हो जाएगा वहीं पे समाप्त। विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त। विधेयक का मतलब होता है एक ड्राफ्ट, एक कानून बनाने के लिए भेजा जा रहा है। कानून अभी तक बना नहीं है। कानून कब बनेगा? जब तीनों जगह से पारित हो जाएगा तब कानून बनेगा। लेकिन पारित होने से पहले इतना सारा कंझट जो है वो क्या होगा, आप लोगों को झेलना पड़ेगा। मतलब पीएससी वालों के लिए है ये कंझट, किसी नेता के लिए कंझट नहीं है। एसएससी वालों के लिए है क्या कंझट? नहीं है। एसएससी वालों के लिए नहीं है, इतना चीज नहीं पूछता वहां पे। उसमें ये पूछेगा कि संविधान संशोधन में ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है कि नहीं, मनी बिल में ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है कि नहीं। ये एसएससी वालों का कंझट इसीलिए नहीं है, ठीक है, यही तक कंझट है। अब देखो आगे धन विधेयक और सामान्य विधेयक में अंतर, वही पॉइंट है जो मैं बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है, सेम वही पॉइंट है, इसको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, साधारण विधेयक दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, सामान्य विधेयक के लिए आवश्यक नहीं है। धन विधेयक लोकसभा को अंत्यान्तिक ऑब्सोल्यूट राइट्स है, मतलब लोकसभा ही पावरफुल है, वही कानून बनाएगी धन विधेयक में, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा संशोधित या अस्वीकृत इसको कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। मनी बिल को 14 दिन तक रोकेगी, उसके बाद पारित हो ही जाएगा, वो पास हो ही जाएगा, ठीक है।
दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। सिंपल से यही चीज पढ़े हैं हम लोग हर दिन। इस धन विधेयक को राष्ट्रपति रोक के रख सकता है। फिर बता रहा हूं ना, रोक के रख सकता है। इस शब्द को आप लोग रट लो एकदम अच्छे से। धन विधेयक को राष्ट्रपति या राज्यपाल रोक के रख सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है। और संविधान संशोधन विधेयक को दोनों नहीं कर सकता है, ना रोकेगा ना वापस भेज सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे सामान्य विधेयक जो है वो सामान्य तरीके से आएगा। दोनों सदनों में जो है बेचारे को आधा आधा बहुमत से पास होना पड़ेगा। राष्ट्रपति के पास जाएगा, साइन होने के बाद हो गया। लोग इसमें ध्यान देना, मनी बिल में, मनी बिल केवल और केवल जो है वो सरकारी बिल होता है। क्या होता है? गवर्नमेंट बिल होगा। क्यों गवर्नमेंट बिल होगा? कल बताए थे अपन लोग। क्या होगा? केवल मंत्री लोग आते हैं तो क्या बोल रहे थे? हाँ, मंत्री लाते हैं। मैं आते हैं सुना ना, तभी सोचा मैं क्या बोल रहे हैं। मंत्री लोग ही लाएंगे उसको, ये भी इसकी अनिवार्यता है। मनी बिल मतलब मंत्री, ठीक है। और बाकी लोग उसको ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते। अमर अग्रवाल ला सकते हैं क्या? सांसद लक्ष्मी राजवाड़े ला सकती है क्या? रमन सिंह ला सकता है क्या? रमन सिंह मंत्री नहीं है, है ना? रमन सिंह जो है मंत्री नहीं है। तो आप लोग आगे बढ़ो इसको। इसमें और क्या दिया है? धन विधेयक केवल सरकार के द्वारा ही प्रस्तावित किए जाते हैं, यही पॉइंट दिया हुआ है। धन विधेयक को दूसरे सदन में भेजने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष को बताना पड़ता है कि यह धन विधेयक है। मैंने कल बताया था कि वित्त विधेयक, फाइनेंस जो बिल है वही बनता है धन विधेयक, वही बनता है धन विधेयक, वही बनता है। मतलब धन विधेयक कहां से निकला है? वित्त विधेयक से निकला है। तो धन विधेयक का क्राइटेरिया ज्यादा है कि वित्त विधेयक का? वित्त विधेयक का, वित्त विधेयक का क्राइटेरिया ज्यादा है। सेम आपको कोई भी बिल लाया जाएगा, सेम टू सेम पढ़ोगे तो सेम लगेगा, वही चीजें हैं लगेंगी, लेकिन उसको प्रमाणित करने वाला है मनी बिल कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो तय करेगा। उसको कैबिनेट से पहले से सूचना जारी रहेगी कि ये वाला हम लोग जो ला रहे हैं ना, ये मनी बिल की तरह इसको पेश करना है हम लोगों को। तो वो ना ऊपर में ना हर पेज में लिख देता है मनी बिल, हर पेज में जितना पेज है उसका, उसमें सब में मनी बिल लिखा रहता है। और उसके बाद फिर वो चर्चा के लिए जाता है लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे धन विधेयक 14 दिन के बाद राज्यसभा द्वारा पारित माना जाएगा, ये भी पढ़ चुके हैं। लोकसभा द्वारा अस्वीकृत किए जाने पर राज्यसभा को त्याग पत्र देना पड़ता है। इसको कल बताया थे अपन कि लोकसभा ही अगर अस्वीकृत कर दी, वही मंत्री जो है, आप मंत्री हो, आप अपने सदन में ले आए और आपके मित्र लोग क्या किए? उसको पास नहीं किए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सरकार को अब त्याग पत्र देने की आवश्यकता पड़ गई, उसका बहुमत क्या हो गया? समाप्त। यही तो मानेंगे ना कि इसके पास अब बहुमत नहीं है। यहां पे क्या हो रहा है? यहाँ पे राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। संसद के किसी भी सदन में किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तावित किए जा सकते हैं, इसके लिए अनिवार्यता नहीं है। इसको रमन सिंह जो है वो भी क्या कर सकता है? ला सकते हैं, रमन सिंह भी ला सकते हैं इसको। यहाँ पे मंत्री शब्द जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। साधारण विधेयक को दूसरे सदन में भेजने के पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष अप्रूव नहीं करने वाला है कि ये साधारण विधेयक है। राज्यसभा साधारण विधेयक को 6 महीने तक रोक सकती है और 6 महीने के पश्चात देखो साधारण विधेयक दूसरे सदन द्वारा 6 महीने तक पारित न किए जाने पे राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। इसको पढ़ चुके हैं। लोकसभा द्वारा अस्वीकृत किए जाने पर सरकार को त्याग पत्र देना पड़ सकता है यदि विधेयक किसी मंत्री द्वारा पेश किया गया हो। यही बात अभी बता रहे थे या कल बता रहे थे कि लोकसभा तब त्याग पत्र देगा जब ये है सरकारी बिल। जब ये सरकारी बिल है तभी त्याग पत्र देगा, जो अगर पारित नहीं हुआ तब। लेकिन अगर सरकारी बिल नहीं है, एक निजी बिल की तरह पेश हुआ है, किसी भी सांसद ने लाया है, मंत्री ने नहीं लाया है, तो लोकसभा समाप्त नहीं होने वाला है विघटन उसका। ठीक है, त्याग पत्र कोई फिर नहीं देंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना। आगे बढ़े। धन विधेयक और सामान्य विधेयक में अंतर, ये बार बार वही है, सेम टू सेम है। आर्टिकल बस में 117(3) को याद रखना। आर्टिकल 117 नंबर का 3। मैंने बताया था कि वित्त विधेयक की चर्चा जब भी होगी तो आप लोगों को ध्यान रखना है 117 नंबर का 3।
जब परीक्षा में पूछेगा विशेष रूप से कि 117 के 1 नंबर का जो आर्टिकल है उसके अनुसार जो वित्त विधेयक है उसके बारे में पूछा, तो फिर आप लोगों को उत्तर अलग लिखना है, नहीं तो वित्त विधेयक का मतलब साधारण विधेयक ही होता है मान के चलना। उसी तरह से होगा सब प्रक्रिया उसका। अब ये नया टॉपिक है, इसको उतार लो, संसद के सत्र, 17वां स्थान, लोकसभा का विघटन। इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग देखना अभी समझ आएगा कि क्लास के दौरान, राष्ट्रपति के दौरान या किसी भी विधेयक के दौरान मैं इसको बताते चला हूं आप लोगों को, है ना। इसीलिए इसको पीपीटी के माध्यम से ही ले आया मैं कि इसको तो पढ़ चुके हैं, फिर से इसको लिखेंगे टाइम वेस्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट अलग होगा, उसको जो पीपीटी आपके पास है उसमें से उतार लेना। पार्लियामेंट सेशन, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा का विघटन के बारे में बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट के सेशन सत्र के बारे में बात करेगा और 17वां स्थान के बारे में बात करेगा। हम लोग पढ़े थे कि 3 बार जो है वो सत्र यहाँ पे क्या होंगे, आयोजित होंगे। संसद वर्ष में 3 बार सत्र आयोजित करता है। संसद का 3 सत्र होता है ना, बार बार पढ़े अपन लोग। एक होता है बजट, एक होता है मानसून और एक होता है शीतकालीन। बजट फरवरी मार्च में लाया जाता है, पारित होते होते जो है मार्च अप्रैल मई पहुंच जाता है, क्योंकि बजट है बहुत समय लगेगा। एक एक जने पढ़ रहे हैं, एक एक जने उसको सोच रहे हैं, एक एक जने सुधार कर रहे हैं। दुनिया भर का बहुत सारा देखना, आगे प्रस्ताव लाया जाएगा, कटौती प्रस्ताव लाया जाएगा, निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा, अनुदान की मांग की जाएगी, बहुत सारे प्रस्ताव यहाँ पे लाए जाते हैं कि इसको ना जितना लाया गया है, जितना पैसा आप लोग शिक्षा के लिए खर्च कर रहे हो बजट में अगले 1 साल के लिए, है ना। बजट में क्या होता है, बजट मतलब ना 3 चीजों पे ध्यान दिया जाता है बजट पे। क्या दिया जाता है, एक इकोनॉमिक सर्वे, मतलब पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हो ना आप लोग। इकोनॉमिक सर्वे और बजट एक बुक मार्केट में आता है अलग से, कोचिंग सेंटर वाले लोग लॉन्च करते हैं। तो आप लोग जो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हो वो क्या है, वो ना पिछले साल का जितना चीज हुआ है पिछले कार्यकाल में उसका पूरा पूरा क्या है, ब्यौरा है इकोनॉमिक सर्वे। कि कितना धन शिक्षा में खर्च हुआ, कितना सिंचाई में खर्च हुआ, कितना नहर योजना के लिए लाया गया, कितना रोड कंस्ट्रक्शन, लाइट, सोलर पैनल वगैरह के लिए लाया गया, तो वो इकोनॉमिक सर्वे है। ठीक है। बजट का मतलब क्या है, आगामी वर्ष, आने वाला जो वर्ष है, तो 1 साल का, सामने जो 1 साल है उसका पूरा जो है पहले से एस्टिमेट बनाते हैं, और ये जो एस्टिमेट है वो एस्टिमेट कमेटी के द्वारा बनाई जाती है। एक प्राक्कलन समिति होता है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि एक समिति होती है जिसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 मेंबर, और केवल लोकसभा के, और वो 1 साल के लिए बनती है। 1 साल के लिए उसका अध्यक्ष जो है वो भी लोकसभा, मतलब यही जो सरकार है उसी का एक सदस्य होता है, विपक्ष के लोग इसमें शामिल नहीं होते। दूसरी कमेटी जो बनती है, इसको मैं लिखवाऊंगा, बोल रहा हूं अभी, सुन बस लो, बार बार ना कान में ना जब सुन आवाज जाते जाते हैं तो चीजें ना थोड़ी सी ना आसान होती है, और एकदम से नया चीज अगर आप सुने ना तो वो चीज को पकड़ नहीं पाओगे आप। इसीलिए ना मैं लगातार बोलते रहता हूं पहले से, तो आपको समझ आए कि बाद में जब लिखवाऊंगा तो, ठीक है। तो इसको पहले देखते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है संसद के सत्र सेशन। संसद सत्र का आशय प्रथम बैठक से 17 साल के बीच की अवधि से है। संसद का सत्र जो है, पहला बैठक हुआ जिस दिन, संविधान सभा में पहली बैठक 9 दिसंबर को ही थी 1946 में, है ना। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा में पहली बैठक कब हुई थी, छत्तीसगढ़ विधानसभा में, छत्तीसगढ़ विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी, जब राज्य, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा ये राज्य बना। तो आप लोगों को ध्यान है 14 नवंबर, याद आ रहे हैं, तो वहां पे 14 नवंबर को पहली बैठक हुई थी, 14 से 19 नवंबर तक चली थी। ये वाला जो है 9 दिसंबर को हुआ था केंद्र में, 9 दिसंबर को हुआ था ना। और पहले राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाए थे क्या, तो किसको बनाए थे, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी बनाए थे। और 2 दिन बाद 11 तारीख को क्या बना, राजेंद्र प्रसाद को बनाए, है ना। तो यहाँ पे देखो, संसद के जो सत्र है, ये 17वां अवसान का मतलब होता है कि अब ये सत्र हो गया समाप्त। 17वां अवसान मतलब नाम से ही है एकदम, कि सत्र का पूरा अवसान कर दिए, ठीक है, तो सत्र खत्म हो गया।
सत्रावसान कौन करता है? सत्रावसान करता है राष्ट्रपति। मतलब दो चीजें राष्ट्रपति करेगा, एक सत्र को बुलाएगा, ठीक है, सत्र आहूत करना बोलते हैं, कॉल करेगा सबको। दूसरा जो है वो लास्ट करेगा। तो पहला भी यही है और अंतिम भी यही है, क्योंकि यही देश का मुखिया है संवैधानिक रूप से। हाँ अभी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, इसी इसी में आएगा वो। अभी नीचे ना प्रश्न कल आएगा जिसमें आप प्रश्न पूछना फिर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है क्या, प्रश्न काल बहुत सामान्य चीज है, इसमें आएगा भी, बहुत सामान्य चीज है। राष्ट्रपति का अभिभाषण, प्रेसिडेंट्स एड्रेस, इसको ध्यान देना। आर्टिकल नंबर 86 में पढ़े हम लोग राष्ट्रपति का अभिभाषण। आर्टिकल नंबर 86 क्या पढ़े थे, और 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, मतलब स्पेशल स्पीच, दो चीजें पढ़े थे। अब यहां पे बोल रहा है कि लोकसभा के चुनाव के पश्चात पहले सत्र की शुरुआत एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत पर राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है। लोकसभा के चुनाव के पश्चात पहले सत्र की शुरुआत और प्रत्येक वित्तीय वर्ष, ध्यान देना है इसको ना। लोकसभा में चुनाव हुआ, 2024 में चुनाव हो गया, 24 में क्या होगा, राष्ट्रपति आएगा, ठीक है। और वहां पे बोल रहा है कि पहले सत्र की शुरुआत है ना, पहले सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति आएगा, दोनों सदन को, कल भी बताया था मैं, दोनों सदन को एक साथ बुलाएगा। इसको ज्वाइंट सेशन बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे, ज्वाइंट सेशन ये नहीं है ना। दोनों सदनों को बुलाएगा, एक स्पीच देगा। ये स्पीच जो है वो जो सरकार बनी है उस सरकार की भावी योजनाओं को, आने वाली जो योजनाएं हैं, फ्यूचर प्लान है, उसको लेके तैयार किया गया रहता है। मंत्री परिषद जो है इसको देती है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति अपने से उसमें एक भी चीज अलग नहीं बोल सकता है, ठीक है। तो प्रश्न क्या आता है, प्रश्न क्या आता है इससे संबंधित, इन सभी शब्दों को ध्यान देना। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत पर और पहले सत्र की शुरुआत पे दोनों चीज लिखा है। चुनाव के पश्चात पहला जो सत्र है उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, एक साल के बाद, ठीक है, एक साल के बाद फिर राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। अब प्रश्न आता क्या है लास्ट लाइन से संबंधित प्रश्न आता है, पॉइंट देता है वहां पे, स्टेटमेंट देगा एक कि राष्ट्रपति लोकसभा चुनाव के पश्चात लोकसभा को, राष्ट्रपति लोकसभा चुनाव के पश्चात लोकसभा के सत्र को संबोधित करता है। यह है पहला स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति आम चुनाव के पश्चात राज्यसभा को, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्यसभा को संबोधित करता है। दो पॉइंट। अब ये दोनों पॉइंट में कौन सा सही है, कौन सा गलत है? पहला वाला सही है, और दूसरा वाला अभी पहले दिन मैं बताया था जब क्लास में कि संविधान में एक एक शब्द का क्या होगा, मायने होगा, है ना, पहले दिन बताया था। तो यहाँ पे स्पष्ट क्या हुआ, जब लिखा ही हुआ है, बार बार इसी चीज को मैं, इसी को क्या कर रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, दबाव देखिए, राष्ट्रपति दोनों सदनों लिखा है ना, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। राज्यसभा को संबोधित करता है तो नहीं, लोकसभा को संबोधित करता है तो नहीं, दोनों को एक साथ करता है तो यस। आ रहे समझ? राष्ट्रपति दोनों को एक साथ बुलाएगा, बैठाएगा, चाय नाश्ता कराएगा और दोनों को एक स्पीच देगा लंबा चौड़ा। आर्टिकल नंबर 86 में जो भाषण देगा वहां पे सदन में एक मैसेज भी भेजता है। 86 में जो है अभिभाषण तो है, लेकिन सदन को एक संदेश भेजने का भी अधिकार है उसको, ठीक है। और 87 जो है वहां पे एक स्पेशल स्पीच देता है, दोनों में है ना स्पीच। तो यहां पे दोनों सदनों के लिए है, स्पष्ट रूप से ध्यान देना, संयुक्त रूप से संबोधित करता है। यह राष्ट्रपति का व्यक्तिगत भाषण नहीं होता, मंत्री परिषद जो है वो नीतियों एवं कार्यों का चर्चा जो है वो ये की रहती है। आगे समझ?
अब नया शब्द है लेम डक सेशन। लेम का मतलब होता है लंगड़ा। क्या होता है? लंगड़ा। और डक का मतलब होता है बतख। बतख होता है क्या? वही होता है ना। तो लेम डक को याद रखना, इसको बोलते हैं पंगु सेशन। क्या बोलते हैं? पंगु सत्र। पंगु सत्र बोलते हैं। अब ये क्या होता है? लोकसभा चुनाव हुआ, ठीक है? लोकसभा में जितने सांसद विधायक हैं वो लोग फिर से चुनाव में खड़े हुए। लोकसभा चुनाव हुआ। जो सांसद विधायक अभी वर्तमान में जीते थे, पास्ट में मतलब एक दिन पहले तक सांसद थे या विधायक थे, चुनाव हुआ। चुनाव के पश्चात अगली बार जो है चुन के नहीं आए, अगली बार चुन के नहीं आए, उन्हीं को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? लेम डक। ठीक है, कि वो लोग अगले कार्यकाल में नहीं चुने गए, तो उन्हीं को क्या बोल रहे हैं? पंगु बोल रहे हैं। आ रहे समझ? अब इसमें लिखा है, देखो क्या लिखा है। यदि संसदीय सत्र, ये नहीं है, ये है, यदि लोकसभा गठन के पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है, लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है, अभी चुनाव हुआ, नया जो है वो गठन नहीं हुआ है, तो उसी की बात चल रही है। वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते, यही बात बोला। अभी चुनाव हुआ, जो पुराने सांसद हैं वो बहुत लोग हार गए, निर्वाचित नहीं हुए, उन्हीं को बोल रहे हैं पंगु, लेम डक बोल रहे हैं। उन्हीं को क्या बोल रहे हैं? लेम डक। और ये जो सेशन होगा इस प्रकार से, उनको बोलेंगे लेम डक सेशन बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद है संसदीय सत्र का अंत, एंड ऑफ पार्लियामेंट सेशन। अब यहां पे देखो क्या लिखा है, संसदीय सत्र सामान्य रूप से समाप्त नहीं होती, सदन की बैठक विघटन, सत्रावसान, स्थगन द्वारा समाप्त किया जा सकता है। सदन का जो सत्र हो रहा है, चल रहा है, वो वैसे समाप्त नहीं होने वाली है। ठीक है, वो तो चलते रहेगी। आज समाप्त हुई, दूसरे साल फिर आएगा, फिर चलेगी। तो क्या हो सकता है? या तो लोकसभा पूरी तरीके से डिसोल्यूशन के मूड में आ गई। लोकसभा क्या हो गई? जितने मंत्री हैं, जितने सांसद हैं, वो उस लोकसभा का साथ क्या कर दिए? छोड़ दिए। तो लोकसभा जो है वो क्या हो गई? विघटित हो गई, डिसॉल्व हो गई। आ रहे हैं ना समझ? एकदम टेंशन से क्यों देख रहे हो आप लोग? एकदम टेंशन से क्यों देख रहे हो? इसमें कोई कठिन शब्द है क्या? एकदम सामान्य चीज है ना। लोकसभा जब बनी है, वो जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी उसी पार्टी के लोग हैं उसमें। एक ही पार्टी के लोग नहीं रहते, उनको समर्थन किए रहते हैं, उनको समर्थन किए रहते हैं। तो लोकसभा जो बना है, जिसकी सरकार है, उसको जो समर्थन किए हैं, वो लोग साथ छोड़ दिए। और पूर्ण बहुमत से जो मेजोरिटी जो होता है, उससे अब लोकसभा जो है कम आ गई, तो वो क्या हो जाएगी? विघटित हो जाएगी। ठीक है, तो उसी को बोल रहे हैं विघटित। दूसरा शब्द क्या बोल रहे हैं? सत्रावसान। सत्रावसान को बताया हूं मैं। एक सत्र चल रहा है, एक विंटर सेशन चल रहा है, ठीक है, शीतकालीन सत्र चल रहा है। शीतकालीन सत्र 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, बैठक हुआ, रोज रोज नए नए प्रस्ताव लाए जा रहे हैं, रोज रोज उसमें क्या कर रहे हैं? चर्चा हो रही है, और रोज वोटिंग हो रहा है। और उसके बाद राष्ट्रपति को लगता है कि अब 5 दिन या 6 दिन या 10 दिन जो भी हुआ, सब जितने प्रस्ताव मुख्य रूप से पास करने थे वो सब एक्ट बन गए, कानून बन गए। अब हमको ये सत्र को क्या कर देना चाहिए? समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, विंटर सेशन को क्या करना चाहिए? समाप्त। तो विंटर सेशन को समाप्त करने के लिए क्या करेगा राष्ट्रपति? एडजर्नमेंट, है ना। 17 मतलब समाप्त हो गया, ये खत्म हो गया। प्रोरोगेशन बोलते हैं, एडजर्नमेंट जो है स्थगन को बोलते हैं। स्थगन मतलब एडजर्नमेंट, और एडजर्न होता है मतलब मैं बताया था कि वो कुछ समय के लिए, है ना। स्थगन, स्थगन क्या होता है? लोकसभा स्पीकर क्या करता है कि सदन का सत्र चल रहा है, प्रश्नकाल 0 आवर 0 आवर, और उसके बाद चर्चा चल रहा है हम, तो लोकसभा स्पीकर को लगता है कि आज का कार्यवाही यहीं पे क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। या लगता है कि अभी 2 बजे है, एक काम करते हैं, क्रिकेट मैच चल रहा है भारत पाकिस्तान का, देख लेते हैं।
ठीक है। तो वो बोलता है कि अभी 2 बजे है, 5 बजे तक स्थगित, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? स्थगन। आ गया तीनों में समझ? एक जो है विघटन मतलब पूरी तरीके से समाप्त, एक केवल क्या करता है, सेशन को समाप्त करता है ना? जो एक सत्र चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा, विंटर सेशन समाप्त हो गया। अगला फिर जब आएगा बजट सत्र तो उसको फिर कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति, है ना? जब स्थगित करने की बात होगी तो स्थगित कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन बोला? लोकसभा अध्यक्ष। और जब प्रोरोगेशन या सत्रावसान की बात होगी तब क्या होगा? कौन करेगा? राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं, ये सब वही बात कर रहा है, ठीक है। स्थगन जी बोल रहे हैं तो सदन को स्थगित करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी। जहां पे पीठासीन अधिकारी लिखा है ना, पीठासीन, इसका मतलब क्या होता है? अध्यक्ष, ठीक है। पीठासीन का मतलब एकदम अलग से मत लेना, पीठासीन मतलब क्या होता है? अध्यक्ष होता है। अब उसके बाद ये विघटन है, तो देखो, हाँ, इसको एक चीज और ध्यान देना, विघटन केवल लोकसभा और विधानसभा का होता है, राज्यसभा और विधान परिषद का नहीं। इसको भी मैं कल बता चुका हूं। लोकसभा और राज्यसभा स्थायी सदन है क्या? राज्यसभा है, लोकसभा स्थायी सदन नहीं है। तो जब स्थायी सदन नहीं है, इसका मतलब यह है कि उसका क्या हो सकता है? विघटन। राज्यसभा और विधान परिषद का होगा क्या? नहीं। राज्यसभा के सदस्य कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष के लिए। 2 साल में रिटायर होते हैं, है ना? हर 2 साल में कितने सदस्य? 1/3, 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी सांसद का कार्यकाल जो है 2 वर्ष है। सांसद का कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष ही होगा। सांसद का कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष ही होगा। वो 6 वर्ष से पहले रिटायर नहीं होने वाला है। 2 साल के बाद 1/3 सदस्य रिटायर होंगे और उतने ही सदस्य वापस चुनाव होके आएंगे, ठीक है, चयनित होके फिर से वापस आएंगे। तो ये चीज का भी आप लोग ध्यान रखना। विघटन से लोकसभा या विधानसभा के कार्यकाल का अंत हो जाता है। ये बार बार यही चीजें बोली जा रही हैं। अनुच्छेद, अब देखो लोकसभा के विघटन का प्रभाव ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब ये वाला, इसको वैसे कल इसको और मैं बताऊंगा, टाइम हो चुका है, ठीक है। आप लोग को थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा दिमाग पे अब इसी चीज पे। और प्रेशर नहीं देना है ना, तो एक टेबल नीचे में है, वो टेबल को ना एकदम ज्यों का त्यों रट अगर लोगे, ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए टेंशन नहीं देना पड़ेगा। मतलब किसी को समझ आ गया तो अच्छी बात है, समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया ना तो टेंशन मत लेना। टेबल को ना एकदम अच्छे से रट लेना, और टेबल को रटोगे तो खुद ही देखना आपका उत्तर बन जाएगा जितने ही प्रश्न होंगे नीचे में जो टेबल है। अब ये क्या बोल रहा है कि लोकसभा के विघटन का क्या प्रभाव पड़ेगा विधेयकों पे? लोकसभा क्या हो गया? विघटित हो गया। तो विधेयक पे क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, कि लोकसभा में कोई विधेयक पेंडिंग है, लोकसभा में कोई विधेयक क्या है? पेंडिंग है, और राज्यसभा जो है उसको स्वीकृति अभी दिया नहीं है, या राज्यसभा उसको क्या कर दिया? पारित कर दिया, पास कर दिया। लोकसभा में हो गया पेंडिंग, और उसके पश्चात हो जाता है लोकसभा क्या हो जाता है? विघटित, मतलब समाप्त हो जा रही है। तो जो विधेयक है ना, जो विधेयक है उसका क्या होगा? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि लोकसभा में हो गया पास, लोकसभा में हो गया पास, राज्यसभा में हो गया है पेंडिंग, और उसके बाद क्या हो गया? लोकसभा विघटित, ठीक है। तब जो है विधेयक का क्या होगा? और इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न बनेगा कि राज्यसभा में विधेयक जो है वो पारित हो गया, लोकसभा में जो है वो पारित नहीं हुआ, और लोकसभा हो गया विघटित। तो तीनों प्रकार की यहां पे प्रक्रिया बनेगी। उसी को देखो, पहला पॉइंट स्पष्ट करेगा कि संसद में लंबित शब्द लिखा है, मतलब पेंडिंग ना, क्या है? पेंडिंग बिल की बात कर रहे हैं। पेंडिंग बिल का मतलब है कि वहां पे अभी ना पूरी तरीके से साइन हुआ नहीं है, वोटिंग नहीं हुआ है, वो बिल वहां पे पड़ा है राज्यसभा में या लोकसभा में, पेंडिंग है, उसको अभी स्वीकृति मिला है क्या? नहीं मिला है, उसको बोलते हैं पेंडिंग, ठीक है। तो पेंडिंग, संसद के पेंडिंग जो बिल हैं सदनों के सत्रावसान के कारण लैप्स
नहीं होते। कोई भी बिल अगर आया हुआ है, कोई भी बिल आया हुआ है, विंटर सेशन में आया हुआ है, विंटर सेशन में आया हुआ है, और विंटर सेशन में आने के पश्चात राष्ट्रपति जो है वो बोला कि अब क्या करते हैं, इस सदन सत्र को क्या करें, समाप्त करते हैं, द एंड करते हैं। अब ठंड जो है बहुत झेल लिए, ठीक है, मजा ले लिए ठंड का, पकौड़ा वगैरह खा लिए। अब हम लोग पहुंचेंगे किस, कहाँ मिलेंगे, बजट में मिलेंगे, ठीक है। अब बजट सत्र में मिलेंगे, विधेयक जो है वहां पे पड़ा था, वो पारित हुआ था, एक्ट नहीं बना था, कानून नहीं बना था। तो जब विधेयक कानून नहीं बना था तो उसी के बारे में चल रहा है कि संसद में जो पेंडिंग विधेयक है, सदन के 17 अवसान के कारण अब उनका क्या होगा। तो ये जो विधेयक हैं वो अगले सत्र में चले जाएंगे, अगले सत्र में फिर से जाएंगे, उनको उसी समय प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये विधेयक जो है वो लैप्स नहीं हो रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं कि ये विधेयक अभी लैप्स नहीं हुए हैं। ये पहला पॉइंट। दूसरा, राज्यसभा में लंबित विधेयक, राज्यसभा में कोई विधेयक पेंडिंग है जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यवगत नहीं होगा। राज्यसभा में कोई विधेयक पेंडिंग पड़ा हुआ है राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा उसको पास किया है क्या, नहीं किया है। लोकसभा मतलब जो मेन सभा है वो पास उसको नहीं किया है। अब जब लोकसभा ना जो मेन है वो उसको पास नहीं किया है अभी, तो यहां पे अगर लोकसभा खत्म भी हो जा रही है, ठीक है, यहाँ पे लोकसभा का विघटन हो जा रहा है, तो भी विधेयक समाप्त नहीं होगा। आ रहे ध्यान, लोकसभा का विघटन का मतलब हो गया अगला चुनाव। अब यहाँ पे चुनाव में पहुंच रहे हैं, ठीक है, कि लोकसभा विघटित हो गया, तो जब विघटित हो जाएगा तो फिर से जो है वो राष्ट्रपति का क्या पावर है कि वो या तो जो बड़े दल है, 5 साल अगर नहीं हुआ है, चुनाव का समय नहीं हुआ है, तो जो भी बड़े दल होंगे और उनके अध्यक्ष को क्या करेगा, बुलाएगा और बोलेगा कि तुम क्या करो, कि तुम बहुमत साबित करो, तुम अपने नेता लोगों को एक फ्लोर पे खड़ा करो, है कि नहीं, एक फ्लोर पे लाओ सबको और फ्लोर वोटिंग कराओ। तो हो सकता है कि जो बड़ा दल है वो मेजोरिटी फिर ले आए, इधर उधर से पैसा वैसा देके खरीद ले सब सांसदों को, और फिर से जो है वो चुनाव की प्रक्रिया मत आ पाए उस समय तुरंत तत्काल में। और अगर ऐसा नहीं होता कि राहुल गांधी की टीम के पास तो 100 सांसद हैं केवल, है ना, तो वो 273 आंकड़ा पार कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। और मोदी सरकार क्या हो गई है, विघटित हो गई है। विधेयक कहां पे पड़ा था, राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा था, लोकसभा उसको पारित किया था क्या, नहीं किया था। तो जब सामान्य सा चीज है, ये एकदम सामान्य चीज है, राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा हुआ है, राज्यसभा स्थायी सदन है, स्थायी सदन है, यहां पे पेंडिंग पड़ा हुआ है, लोकसभा जो है पारित किया ही नहीं है, चुनाव हो गया दोबारा। तो जब दोबारा चुनाव होगा तो दोबारा चुनाव के पश्चात भी तो लोकसभा में आ सकता है वो, है कि नहीं। सरकार चाहे किसी की भी रहे, मोदी की रहे चाहे राहुल गांधी की रहे, लेकिन जब दोबारा चुनाव होगा तो फिर से उसी प्रपोजल को, उसी ड्राफ्ट को जो लोकहित के लिए बना होगा उसको फिर से आप ले आओ, क्योंकि उस पर तो किसी प्रकार का कोई ना उसको पढ़ा है ना उसको पारित किया है, वो पेंडिंग था राज्यसभा में, लोकसभा उसको पारित किया ही नहीं था। तो जो दूसरी लोकसभा की टीम आ रही है, नई टीम जो बन के आ रही है, उसके पास फिर से इसको दिखाएंगे और हो सकता है कि ये फिर उसको क्या करे, पारित करे। तो इसीलिए ये जो है लैप्स नहीं होता है। और तीसरा जो है, अब देखो यहां पे अब जो लैप्स होने वाली बात है, राज्यसभा में पेंडिंग विधेयक है लेकिन लोकसभा ने कर दिया है पारित। अब राज्यसभा में पेंडिंग, ऊपर में क्या पढ़े थे, राज्यसभा में पेंडिंग, लोकसभा ने पारित नहीं किया था, तो ये जो है वो क्या होगा, लैप्स नहीं होगा। लेकिन अब यहां पे क्या होगा, लोकसभा इसको क्या करेगा, पास कर देगा। मोदी सरकार ने क्या किया, पास कर दिया, मोदी सरकार ने पास कर दिया। अब मेरे को ये बताओ कि जब चुनाव हो गया, ये मोदी सरकार गिर गई, ठीक है, अब आगे फिर चुनाव होगा, चुनाव के पश्चात आगे राहुल गांधी की सरकार या मोदी की सरकार आ गई, तो स्पष्ट कर दिया है संविधान में
कि अब अगर दोबारा चाहे वो मोदी की सरकार आए, चाहे राहुल गांधी की सरकार आए, प्रश्न ये उठेगा आपका कि सर मोदी सरकार ने ही तो इस विधेयक को लाया था, है ना, पास किया था, और दोबारा मोदी सरकार आ गई, तो फिर जो है वो इसको क्यों है लैप्स नहीं कर रहे हैं, है ना, इसको जो है लैप्स हो रहे हैं, मतलब लैप्स क्यों हो रहा है, ये मोदी सरकार ने ही तो इसको पारित किया था, और फिर जो है ये लैप्स क्यों हो रहा है, मोदी सरकार फिर आ गई वापस, है ना, तो उसको तो सेम टू सेम फिर से उसको रहना चाहिए था। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि मंत्रिमंडल पूरी क्या हो जाती है, बदल जाती है, विभागों क्या हो जाता है, बंटवारा, है ना, वित्त मंत्री रहेगा क्या दोबारा, नहीं रहेगा। तो इस नाम से यहाँ पे ये वाला जो विधेयक है वो क्या हो जाता है, व्यवगत हो जाता है या समाप्त हो जाता है। तो ये तीसरा पॉइंट को एकदम अच्छे से याद रख लेना, और दूसरा पॉइंट को कि जहां पे राज्यसभा में पेंडिंग तो है, लेकिन एक में विधेयक जो है वो क्या हुआ, पारित हुआ, एक में पारित नहीं हुआ, और दोनों में जो है वो देखो विघटन के पश्चात फिर से जब नया सत्र चालू हो रहा है तो वहां पे विधेयक की स्थिति बदल रही है। एक में विधेयक को लैप्स नहीं मार रहे हैं जहां पे पारित किया ही नहीं था, लेकिन जहां पे पारित कर दिया था, पास कर दिया था, वहां पे विधेयक को क्या कर रहे हैं, समाप्त मार रहे हैं कि नए सिरे से अब लाइए इसको। अब इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो देखो कि राज्यसभा द्वारा पारित, अब देखो हर बार राज्यसभा क्या कर रहा था, पेंडिंग कर रहा था, लेकिन इसके पश्चात क्या कर दिया, राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक जो लोकसभा में लंबित है, लोकसभा में, अब लोकसभा में पेंडिंग पड़ा है ना, लोकसभा में पेंडिंग हो गया, और लोकसभा क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो अब जब पेंडिंग पड़ा है और समाप्त हो गया तो ये क्या होने वाला है, तो ये तो समाप्त ही हो जाएगा, तो ये लोकसभा में विघटन के पश्चात समाप्त हो जाते हैं, तो ये तो समाप्त ही होने वाला है ना, क्योंकि अब इसमें समझ ये आएगा कि लोकसभा के पास पावर क्या है, ज्यादा, विधेयक को लेके, किसी बिल को लेके लोकसभा के पास पावर ज्यादा है, राज्यसभा के पास पावर कम है, और इसीलिए लास्ट वाले पॉइंट में राज्यसभा ने पारित कर भी दिया था, उसके पश्चात भी ये क्या हो गया, समाप्त हो गया।